साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया में जिस तरह से दिवाली मनाई जा रही है, हर पल एक नई खबर आती है, तो और हर पल एक वीडियो बनाए हम, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो पूरे दिन भर में जो कुछ भी हुआ है पूरी अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। कनाडा के साथ भारत ने क्या डील करी है, गल्फ में क्या हो रहा है, एक खबर ये भी चल रही है कि यूएसए अब युद्ध में पिछड़ रहा है, ईरान हावी हो रहा है, उधर पाकिस्तान वैसे ही घबराया हुआ है फ्रॉम नोवेयर, तू कौन मैं खामखा, तो पाकिस्तान को ऐसे ही डर लग रहा है। सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि यूएसए क्या इस युद्ध को हार रहा है या जीत रहा है। तो सबसे पहली खबर, ईरान ने मन बना लिया है कि हम यूएस पर डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते, दूर पड़ता है, तो जितने भी यूएस के ठिकाने आसपास हैं उन सभी को निशाना बनाओ, चाहे यूएस के बेसिस हों या फिर यूएस की एम्बेसीज हों। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में जितने भी बड़ी रिफाइनरीज हैं उनको भी टारगेट कर रहा है ईरान। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ईरान इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को या ऑयल सप्लाईज को इसलिए टारगेट कर रहा है जिससे कि दुनिया में एक पैनिक क्रिएट कर सके कि देखो अगर ईरान पर हमला होता रहा तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे, दुनिया वालों यूएस से कहो कि युद्ध रोक दे। एक तो कारण वो है। दूसरा कारण इन देशों पर भी प्रेशर बनाना कि देख लो हम तुम पर हमला कर रहे हैं, लगातार तुम्हारी गुडविल खराब कर रहे हैं और यूएस भी तुमको नहीं बचा पा रहा, तो ये फिर यूएस से कहें कि यूएस भाई साहब ईरान पे हमला ना करो। और ऐसी कुछ खबरें आई भी हैं। ऐसी स्थिति में ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सी सही खबर है कौन सी गलत है। तो थोड़े टाइम तक अगर आप इंतज़ार करोगे तो कहीं ना कहीं से उसका क्लैरिफिकेशन आ जाता है। तो एक खबर ये आई है कि इन गल्फ़ कंट्रीज़ में बात चल रही है कि भाई यूएस ने सिर्फ हमारे यहाँ बेसिस बना करके हमारा फ़ायदा उठाया है। आज देखो यूएस हमें बचा ही नहीं पा रहा। दुबई हो गया, यूएई हो गया, इसने अपनी गुडविल बनाई थी कि इस पूरे रीजन में सबसे सेफ है यूएई या दुबई। दुबई में लोग जाकर के बसते थे, गोल्डन वीज़ा ले रहे हैं 4-4 करोड़ का, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं दुबई में जाके रहेंगे, आपने बहुत सुना होगा ये। अब देखो दुबई किस तरह से धूं धूं करके जल रहा है, लोग वहाँ से निकल निकल के भाग रहे हैं, भारतीय निकल निकल के भाग रहे हैं, जैसे तैसे फ्लाइट कोई मिल पा रही है तो उससे निकल जा रहे हैं। तो दुबई में इस तरह से हमला करके ईरान ने यह जता दिया है कि दुबई भी सेफ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस बात का शुक्र मनाइए कि आपकी फ़ौज कितनी कैपेबल है, आपकी लीडरशिप कितनी विजनरी है कि हमारे भारत में किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था पिछले साल, एक पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है जो हमारे यहाँ गिर पाई हो। आज यूएस अपने बेसिस पर भी रक्षा नहीं कर पा रहा अपनी, उसकी और ईरान के ड्रोन्स मिसाइल अटैक हो रहे हैं लगातार। यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हुआ, नहीं कर पा रहा ना। इजराइल में देख लो, उसके आयरन डोम है, काफ़ी हद तक रोक पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गिर जा रही हैं। खबर आई है इजराइल से कि 9 लोग मर गए। ठीक है, पाकिस्तान चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठा है, उसको तो अफगानिस्तान वाले ही उड़ा दे रहे हैं। आपने कल देखा होगा, हमने भी जिक्र किया था कि अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस उड़ा दिया, 2-3 और एयरबेसेस पर हमला कर दिया। तो अफगानिस्तान जैसी एक वल्नरेबल एयरफोर्स जो ना के बराबर है वो तक अटैक कर दे रही है और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा। वेनेजुला में आर्मी घुस गई थी यूएस की, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। ईरान में दे दनादन इजराइल और यूएस दाग रहे हैं मिसाइल्स, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा। अब तक ईरान में बताया जा रहा है 800 लोग मारे जा चुके हैं। तो दुनिया में कहीं भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। रशिया ने S-400 बनाया और वो हमको भी दिया। रशिया अपने S-400 से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। कुछ तो यूक्रेन की मिसाइलें गिरी जाती हैं रशिया में, लेकिन हमने हमारी फ़ौज का आप तेवर देखिए, उसका बहादुरी देखिए कि उसी S-400 से हमारी फ़ौज ने इस तरह से रणनीति बनाई कि पाकिस्तान का एक ड्रोन एक मिसाइल हमारे यहाँ धरती पर गिर नहीं पाया। हमारा आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी आप तारीफ़ करिए कि किस लेवल का वो है कि एक भी मिसाइल हमारे देश में गिर नहीं पाई, जबकि पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। तो साहब हमारी फ़ौज आज इतनी बहादुर है, इसलिए हम चैन से ये तय कर पा रहे हैं कि होली 3 तारीख की मनाएं कि 4 की मनाएं, वरना ये देख रहे होते कि हमारे शहर पर तो अटैक नहीं हो जाएगा। कभी कभी चीज़ों को स्वीकारिए कि आप एक सेफ देश में हैं। मैंने एक चीज़ और देखी है, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं और कुछ सो कॉल्ड एनालिस्ट होते हैं और कुछ सो कॉल्ड टीचर भी होते हैं जो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए थोड़ा बहुत भारत की बुराई करके दिखाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कर देंगे ना तो हम न्यूट्रल दिखाई देंगे।
वो बोलेंगे हाँ हाँ भारत ठीक है, ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भारत में वो यूएसए और चाइना वाली बात नहीं आई है। कई टीचर आपको मिलेंगे कि देखिए भारत के पास अभी असली चुनौती नहीं आई है, जब चाइना अटैक करेगा तब भारत क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उनको कैसे भी ये दिखाना होता है कि देखो भारत बड़ा दिक्कत में है साहब। ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमने एक न्यूक्लियर स्टेट के न्यूक्लियर ठिकाने पे हमला करके बता दिया दुनिया को कि हम ये भी कर सकते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ गई हो और एक न्यूक्लियर कंट्री दूसरी न्यूक्लियर कंट्री के न्यूक्लियर ठिकाने पे हमला कर रही हो। हालांकि ईरान से वैसी खबरें आ रही हैं, आज मैं उस पर डिस्कशन करूंगा कि वहाँ पर जो नतांज है, जो इनका नतांज न्यूक्लियर ठिकाना है ईरान में, उस पर हमले की आशंका जताई है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया है कि वहाँ कुछ हुआ है और भूकंप के झटके भी देखे गए हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान ने कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर लिया। अब जो यूरेनियम होता है उसको अगर आप 90% तक एनरिच्ड कर देते हो तो बम बनाने के काबिल हो जाता है। ईरान बताया जाता है 60 से 70% तक कर चुका था एनरिच, इसलिए इजराइल और यूएसए को हमला करना पड़ा। तो क्या पता ईरान ने पिछले 2-2.5 महीने में बहुत तेज़ी से 90% तक पहुंचा दिया हो और आज या कल में टेस्ट कर लिया हो, ये भी एक संभावना है। तो इस पर भी बातचीत चल रही है। बहरहाल जो लोग इंडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो अपने छोटे छोटे बेसिस की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो साहब युद्ध हथियारों से ही नहीं, बहादुरी से भी लड़े जाते हैं, स्ट्रेटजी से लड़े जाते हैं। तालिबान के पास या कहेंगे अफगानिस्तान के पास एक हथियार नहीं था, एक हथियार, लेकिन यूएस जीत नहीं पाया वहाँ पे। वियतनाम के पास हथियार नहीं था, यूएस जीत नहीं पाया वहाँ पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएस कोई भी अपना बड़ा युद्ध नहीं जीत पाया है। तो केवल दिखाने के लिए शोपीस, अरे हमारे पास देखिए हथियार है, कुछ नहीं होता। भारत जैसी बहादुर फौज होनी चाहिए। ठीक है साहब, मैं वापस आता हूं कि ईरान किस तरह से अब हमले कर रहा है यूएस के बेसिस पर और इन लोगों के सऊदी अरेबिया, कतर और इन सब की रिफाइनरीज पर। कतर में सबसे बड़ा एलएनजी रिफाइनरी है जो दुनिया की 20% गैस को सप्लाई करता है, नेचुरल गैस को 20% दुनिया की। उसने अपना वो प्लांट अभी टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया है हमले के कारण। ठीक है, ऐसे ही सऊदी में जो इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है आरामको, उसने अभी उसको रोक दिया है प्रोडक्शन को, क्योंकि हमला हो गया उस पर भी। ठीक है, इसके अलावा ईरान ने खुलकर के कह दिया है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं, जो भी अपना पानी का जहाज यहां से गुजारेगा हम उस पर अटैक कर देंगे, फिर हमसे मत कहना। ऐसा करने से दुनिया की बोल रहा हूं, भारत की नहीं, दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई ठप्प पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अलग अलग देश अपना अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अगर ठप्प पड़ भी जाए, तेल ना भी आए, तो हम पे इतने दिन का रिजर्व है। कोई कह रहा है हमारे पास इतने दिन का रिजर्व है। खबरें कहीं से तैर रही हैं कि भारत के पास 75 दिन का रिजर्व है। और भारत के पास रिजर्व, चलो ठीक है, लेकिन भारत के पास ऑप्शन है ना, रशिया से ले लेंगे हम। अगर हम रशिया से तेल लेंगे, अमेरिका क्या करेगा, टैरिफ लगा देगा। लगा दे, पहले भी लगाए थे, क्या फ़र्क पड़ गया, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। और अमेरिका टैरिफ लगाएगा, अमेरिका पहले अपने आप को देखे, काहे को उसने ये पूरा खेल रचा है यहाँ पर, क्यों फंसाया फिर दुनिया को। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऐसी कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स हवा बना रहे हैं कि अरे फिर भारत संकट में फंस जाएगा, क्या करेगा भारत। अरे भारत कर लेगा, भारत रशिया से ले रहा है और ले लेगा, और रशिया के पास अथक तेल है। ठीक है, तो खबरें साहब एक तो ये हैं। दूसरा, एम्बेसीज पर अटैक कर रहा है ईरान, ये बात खुल करके सामने आ रही है, क्योंकि वो यूएस की है। इसके अलावा यूएस के मिलिट्री ने कहा है, यूएस ने खुद कहा है कि हमने B-2 बॉम्बर्स का उपयोग किया है। B-2 बॉम्बर्स वही हैं जो पिछले साल ईरान में जाकर के न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास बॉम्ब गिरा के आई थी, याद कीजिए। तो B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के सभी वेसल्स को डुबो दिया है, ऐसा कहा गया है ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उनका कहना है अमेरिका का कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर ईरान के 11 वेसल्स थे, 11, और यही टोटल बड़े बड़े वेसल्स थे ईरान के पास। बोले ये सब हमने डुबो दिए हैं। ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान की नेवी लगभग ध्वस्त कर दी हमने, लगभग एयरफोर्स ध्वस्त कर दी है, ऐसा ट्रंप का कहना है। अच्छा, ट्रंप का या अमेरिका का एक और कन्फ्यूजन है, सबको कन्फ्यूज कर रहे हैं। पहले ट्रंप का कहना या अमेरिका का कहना यह था कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, पिछले साल से कह रहे हैं, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। ठीक है साहब। फिर
इन्होंने बीच में कहा कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, इसलिए अटैक करेंगे। हम नहीं चाहते बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। 3-4 हज़ार किलोमीटर की रेंज वाली अगर बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा तो एक बड़े क्षेत्र को ईरान कवर करेगा, जिससे कि सभी देशों को पैनिक करवाएगा। ठीक है, आज जो यूएस के एक तरह से विदेश मंत्री कह सकते हैं, तो मार्को रूबियो, उनका कहना यह था कि हमने ईरान पे हमला इसलिए किया है क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया था और फिर हमको भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान हमारे यानी कि यूएस के ठिकानों पर हमला करता। तो यूएस का एक तरीके से कहना यह था कि मजबूरी में शामिल हुए, क्योंकि इजराइल जा रहा था तो फिर हमें भी जाना पड़ा उसके प्लान के अकॉर्डिंग। पहले तुम कह रहे थे कि न्यूक्लियर की वजह से किया, फिर कहते हो बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से किया, अब कह रहे हो कि इजराइल गया तो इसलिए जाना पड़ा है। अच्छा, उसके बाद इनका कहना यह था कि हम यहाँ पर रिजीम चेंज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोक दे। कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि वहाँ पर हमें तख्ता पलट करना है। ट्रंप वहाँ की जनता से कह रहा था कि हमने हमला कर दिया, आप आओ और टेक ओवर कर लो। ट्रंप का कहना यह है कि जो युद्ध चल रहा है ये 4 से 5 हफ्ते चल सकता है अभी, और ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी फौज को भी ईरान में उतार देंगे। इतना तो यूएस के पास अभी फंड नहीं है कि अपनी फौज को उतारे। 4 हफ्ते खिंच जाए, 5 हफ्ते खिंच जाए, ये हो सकता है, पर यूएस अपनी फौज ईरान में उतार दे, ये नामुमकिन जैसा कदम लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें यूएस की तरफ से आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब भ्रमित करने वाली खबरें हैं। यूएस की तरफ से अभी जो भी खबरें आएंगी वो सब आपको 90% खबरें भ्रमित करने वाली मिलेंगी, क्योंकि होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऐसे किया जाता है। देखिए, अच्छा, उधर इजराइल घुस गया है लेबनान में। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि लेबनान ने या हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इजराइल को मौका मिल गया कि हिजबुल्लाह को निपटाने की वजह से लेबनान में घुसो। हिजबुल्लाह क्या है? एक प्रॉक्सी ग्रुप जिसे ईरान सपोर्ट करता है, और वो ग्रुप लेबनान में पाया जाता है। तो इजराइल की अब सेना लेबनान में घुस चुकी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध जब भी समाप्त होगा इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मिलेगा। हो सकता है लेबनान का क्षेत्र भी ये कब्जा ले, पूरा ना सही तो कुछ परसेंटेज सही। तो इजराइल की एक टुकड़ी लेबनान में घुस के बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है। नतीजा क्या होगा देखेंगे। इसके बाद वही ट्रंप ने कहा कि 4 से 5 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, इसके आगे भी खिंच सकता है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा है कि अभी तो हमने एक नॉर्मल लेवल के अटैक्स किए हैं ईरान पर, अब हम बहुत हार्डर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, देखो, यूएस ने कहा है कि गल्फ ऑफ ओमान में जितने भी ईरानियन शिप्स थे उन सबको हमने निपटा दिया है, 11 वेसल्स को डुबो दिया है। ठीक है, इसके अलावा कतर ने अपना एलएनजी प्रोडक्शन होल्ड कर दिया है, क्योंकि अटैक हो गया है, और इसलिए 20% जो सप्लाई यहाँ से होती है कतर से, वो ठप पड़ गई है। अब कतर करे भी तो करे क्या? देखो, कतर ये रहा, अगर ये किसी को कुछ भेजेगा, तेल गैस कुछ भी भेजेगा, तो वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरेगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठ गया ईरान, तो कर क्या लोगे तुम? ये भी तो एक समस्या है। तो इसीलिए इन सब की रिफाइनरीज को अटैक करना, ऑयल की प्रोडक्शन को रुकवा देना, ऑयल की सप्लाई को ठप करवा देना, यही तो ईरान की स्ट्रेटजी है। यहीं से तो इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा दुनिया के ऊपर। यूएस की जितने भी ठिकाने सब पर अटैक करना, ईरान को भी हल्के में ना लीजिए। बट हाँ, ईरान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा लंबे टाइम तक, थोड़ा बहुत ही कर सकता है। एक खबर और आई है बड़ी, ईरान के, अभी आपको पता है कि जो अटैक किया था इजराइल ने, उसमें ईरान के सभी बड़े पदाधिकारी मार दिए गए थे। उनमें एक डिफेंस मिनिस्टर भी था जिसको मार दिया गया था। अब ईरान ने अपना नया डिफेंस मिनिस्टर चुना था, सैयद माजिद इब्न अल रेज़ा। इसको भी इजराइल ने मार दिया है, ऐसी खबरें आ रही है। ये खबर मुझे कुछ न्यूज़ वेबसाइट पर मिली, पुष्ट नहीं हुई है अभी। जब तक पुष्ट नहीं होती मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके अलावा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने कहा है कि भाई कुछ डैमेज हुआ है नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जिसमें इजराइल और यूएस ने जो अटैक किया है उसकी वजह से, और हमें लगता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन भी निकल सकता है। तो इस बात को लेकर के चिंता जताई है IAEA ने। कल चिंता किसने जताई थी? UN ने। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं गल्फ़ में, और गल्फ़ इस समय गल्फ़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? ईरान के हमलों से तो चलो निपटा जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रिफाइनरीज हैं वो बंद ना करनी पड़ जाए। आप गौर करिए, पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद आसिम मुनीर US गया था, तो वहाँ जा कर के उसने कुछ ऐसा एक
कुछ पता नहीं कलमा पढ़ा था क्या पढ़ा था, और एक हिंट देने की कोशिश करी थी कि इंडिया में अगला अटैक हम वहाँ की रिफाइनरीज़ में करेंगे, हिंट देने की कोशिश की थी। तो मान लो पाकिस्तान अटैक करे और गुजरात की रिफाइनरीज़ पर अटैक हो जाए, मान लो एग्जाम्पल, जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर अटैक हो जाए, तो भारत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये जितने भी बदमाश देश होते हैं वो इस तरह की पॉलिसी अपनाने लगे हैं। तो भारत को चाहिए कि भारत अपनी सुरक्षा में बिल्कुल कोई कमी ना छोड़े। इसी तर्ज पर हमने कल एक न्यूज़ सुनी कि भारत की एयरफोर्स भी अपना युद्ध अभ्यास कर रही है, भारत की आर्मी अपना युद्ध अभ्यास कर रही है, और इसी बात से डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कहना यह है कि भारत अन्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति जरदारी का कहना यह है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर। इस पर फिर भारत के जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो बात गई है, ये सूत्रों के हवाले से बताया गया मीडिया को कि भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा, भारत को युद्ध नहीं चाहता, ये पाकिस्तान सिर्फ अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहा है। तो पाकिस्तान को डर तो लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, कल के वीडियो में बताना भूल गया था, कल तक की बात है, इतने लोग युद्ध में अमेरिका के नहीं मरे थे, इजराइल के भी नहीं मरे थे, जितने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के मर गए थे। कैसे कि जब ईरान में खामनेई की मृत्यु हुई तो उसका विरोध करने के लिए कुछ पाकिस्तानी कराची में यूएस की कॉन्सुलेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उन्होंने यूएस की कॉन्सुलेट पर हमला भी कर दिया। अब यूएस वाले कहाँ इतना बर्दाश्त करने वाले। यूएस कॉन्सुलेट का मतलब होता है जैसे यूएस एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी की भी ब्रांच समझ लो एक, कि भाई अगर आपको इस्लामाबाद नहीं आना तो कराची में एक छोटी सी ब्रांच है हमारी, वहाँ जाके काम करा लो अपना। तो वहाँ पर जाकर के हमला किया। तो जो इस तरह की ब्रांच होती हैं या एम्बेसी होती है, ये जितना भी क्षेत्रफल ये होता है, ये पाकिस्तान की भूमि नहीं मानी जाती है, अमेरिका की भूमि मानी जाती है जो पाकिस्तान में है। ऐसे इंडिया में भी होता है। इंडिया में जो यूएस की एम्बेसी है, वो जितना क्षेत्रफल में एम्बेसी है वो इंडिया की भूमि नहीं मानी जाएगी, वो यूएस की भूमि मानी जाएगी। ऐसे यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है उसे यूएस की भूमि नहीं माना जाएगा, इंडिया की भूमि माना जाएगा। तो पाकिस्तान ने लिटरली यूएस की भूमि पर अटैक कर दिया था। तो यूएस ने उधर से फायरिंग करी, इतनी फायरिंग करी ताबड़तोड़ कि 11-12 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए थे। उसके बाद बताया जा रहा 50 से ज़्यादा लोग घायल थे, उनमें से और 10-20 निपट लिए होंगे। तो ये पाकिस्तानी तू कौन मैं खामखा। पाकिस्तानियों को लगता है यार दुनिया में एक दूसरे पे गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, ओमान से एक आध लोग मर गए, सऊदी में मर गए, यूएई में मर गए, हम क्यों नहीं मर रहे। मरने में तो हमें स्पेशलाइजेशन है। तो पाकिस्तान सोचता है कुछ करते हैं ऐसा कि हम भी मरें, शहादत हमें भी मिले, यूएस हम में भी पीतल भरे, फिर वो ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, बाद में जब इंडिया भरेगा तो इंडिया तो क्या ही करेगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये वो खबर है कि बड़ा सा प्रदर्शन करने गए थे, ठंडे कर दिए गए। इसके साथ ही भारत और कनाडा पर आते हैं। भारत और कनाडा के बीच में अब सबसे बड़ी डील हो चुकी है, जिसे बोलते हैं यूरेनियम की डील। अब कनाडा भारत को यूरेनियम देगा। कनाडा बहुत कम देशों को यूरेनियम देता है। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कनाडा से यूरेनियम लेने की, कनाडा ने नहीं दिया, अमेरिका का प्रेशर था। लेकिन अब कनाडा अमेरिका से परेशान होकर के अपने ट्रेड को डाइवर्ट कर रहा है, जैसे भारत कर रहा है। अमेरिका जैसे हड़काता रहता है कि कनाडा हमारा 51वां राज्य है, कनाडा पर हम कब्जा कर लेंगे। और कनाडा अपना 90% तक ट्रेड यूएस से ही करता था, लेना देना सब यूएस से ही था। कनाडा अगर चाइना से कुछ ट्रेड करना चाहे तो यूएस धमका देता था कि चाइना से नहीं। इसी के चलते कनाडा ने चाइना से आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी 95% तक टैरिफ लगा रखा था, जिसे अब कम करके 15% कर दिया गया, यानी 15 या 5% कर दिया गया है, 5% किया गया। तो कनाडा अब कोशिश कर रहा है कि चाइना से ट्रेड बढ़ाए, भारत से ट्रेड बढ़ाए, ब्रिक्स कंट्री से ट्रेड बढ़ाए, क्योंकि उसे यूएस की उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है जिसके चलते यूएस कनाडा को डिक्टेट कर रहा है। इसीलिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर अभी आए हुए हैं, इन्होंने आकर के मार्क कार्नी, इन्होंने आकर के यूरेनियम की तो डील करी ही है, साथ में इन्होंने निज्जर का भी कोई मुद्दा नहीं उठाया, जैसे इनसे पहले डस्टबिन ट्रूडो उठाता था। इनको पता है कि कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना। साथ ही उसको